गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, सेल का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, सेल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो सब बता चुका हूँ, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता चुका हूँ, सेल वॉल के बारे में बता चुका हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था सेल ट्रांसपोर्टेशन, उसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरह से मटेरियल क्रॉस किया जाता है वो सब बताया था। उसमें बताया था कि ओस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जिसमें फैगोसाइटोसिस बताया था, फिनोसाइटोसिस बताया था। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो आप बेसिकली मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसमें आगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। आज मैं आपके लिए इससे आगे कुछ पढ़ाना चाहता हूँ सेल बायोलॉजी। इसमें आगे आती है सेल ऑर्गेनेलीज। क्या आती है बच्चे? सेल ऑर्गेनेलीज। सभी बच्चे नोट्स बनाए साफ साफ अपनी कॉपी के ऊपर। फिर बाद में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज करा दूंगा वर्बली, ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सको। और टेस्ट भी लिया जाएगा इसके बाद। कैसे लिया जाएगा वो सरप्राइज है। सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज में आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ रहा हूँ बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे लगता है किसी को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं पता होगा। 6th क्लास से बताने लग जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, चिल्ला चिल्ला के बताती हैं मैडम, पावर हाउस ऑफ द सेल वगैरह वगैरह। तो मैं भी पहले इसको यही बोल देता हूँ, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा जी, अब चलते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपने सीखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। जो जो बातें हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सब आपको आनी चाहिए, सब की सब आपको आनी चाहिए। देखो, पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया, पॉइंट्स बना के लिखे सारे बच्चे। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द eukaryotic cell and absent in the prokaryotic cell। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यूकार्योटिक सेल क्या होती है और प्रोकार्योटिक सेल क्या होती हैं। किसी ने अगर लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो वो यूट्यूब के मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। पर मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं यूकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकार्योटिक सेल में नहीं होते। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया मेड अप विद, किस चीज से मिलके बने होते हैं? ये होते हैं 60 to 70% तो इनके पास प्रोटीन होता है, 20 to 25% लिपिड होता है, 5 से 7% RNA होता है, और बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में स्मॉल अमाउंट यानी कि 0 to 1% इनके पास DNA होता है। अब RNA क्या होता है? RNA की फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA की फुल फॉर्म लिख देता हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन का आई थिंक आपको पता होगा, लिपिड का भी आपको पता होगा। पता है या नहीं पता है? लो जी, चलो मैं बता देता हूँ, फिर भी हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। भाई जो भी हम
जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बेटे मैक्रो मोलिक्यूल और एक होते हैं माइक्रो मोलिक्यूल। मैक्रो मोलिक्यूल बड़े मोलिक्यूल लिखा जा सकता है अपन को, बड़े मोलिक्यूल मतलब जो साइज में बड़े, जैसे कि प्रोटीन आता है इसमें लिपिड्स आते हैं, स्टार्च भी आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, क्या आता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। माइक्रो मतलब आगे पढ़ाया जाएगा 10th क्लास में आपको, डाइजेशन का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटा बना देना, इतना छोटा बना देना कि उसको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले भाई, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर ले। मतलब जो छोटा मॉलिक्यूल होता है वो जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसे ब्लड से ट्रांसपोर्ट कराना आसान रहता है। आपने सुना होगा कि जब भी किसी बंदे को चोट लग जाती है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको सबसे पहले क्या लगाता है, ग्लूकोज लगाता है। क्या लगाता है, ग्लूकोज। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि डॉक्टर मरीज को स्टार्च लगाता है? नहीं लगाता है स्टार्च। और फंडा सुन लीजिए, जो भी हम खाते हैं, खाना जो भी खाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, स्टार्च होता है। और जबकि ब्लड तक पहुंचते पहुंचते क्या बन जाता है, वो ग्लूकोज बन जाता है। तो इसका मतलब स्टार्च से ग्लूकोज बन गया, तो बीच में क्या है, बीच में डाइजेशन हो गया, उसको तोड़ दिया गया, उस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया गया, और वो छोटा क्या है, ग्लूकोज। स्टार्च से क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूकोज। ऐसे लिपिड से भी ग्लूकोज और ग्लाइसरॉल बन जाता है, प्रोटीन से भी अमीनो एसिड बन जाता है। ये बेसिक, बिल्कुल इससे कम में काम नहीं चलेगा। इससे कम में बिल्कुल काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो मेरी बात? ये सभी बच्चे आप नोट कर लीजिए। हाँ, पॉइंट नंबर 3 बता देता हूं। 2 पॉइंट बता दिए मैंने यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैन्युफैक्चरिंग अगर आपसे पूछ ली जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज का बना होता है, तो भाई प्रोटीन का बना होता है, लिपिड का बना होता है, आरएनए होता है और डीएनए होता है उसके पास। उसके बाद होता है द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो सेल टू सेल वेरी करता है। कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनके पास, जो मतलब प्रिमिटिव बिल्कुल नई सेल थी, जो सबसे पहले आई थी, उनमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जिसमें 50 माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, कुछ ऐसी भी होंगी जिसमें 50,000 होंगे। समझ लो मेरी बात, या नहीं? जैसे हमारी जो किडनी की सेल्स हैं उसमें 500 से 1000 तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और जो ऊसिष्ट होता है, ऊसिष्ट यानी कि मदर ओवम जो होता है, उसमें 50,000 से 70,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो नंबर इसमें वेरी करता है सेल टू सेल। और सेल तो आपको पता ही है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत सारी सेल होती हैं। पॉइंट नंबर 4 पढ़ाया जाता है, लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया is the site of aerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन लिख दीजिएगा। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस by which living organism make energy
रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जिंदा रहने के लिए क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। हम जो भी कर रहे हैं दुनिया के अंदर, मतलब जो भी हम सुबह से शाम तक जो भी करते हैं वो विदाउट एनर्जी पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बोल देते हैं कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती, मतलब खाना खाने से ही एनर्जी मिलती है, पर जितना बोल देना आसान है उतना एनर्जी कैसे बनती है इसको समझना उतना ही टफ है। खाना आप खाते हो, खाने का पहले डाइजेशन होता है, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, फिर हम ब्रीथिंग करते हैं, उससे ऑक्सीजन मिलती है, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल के अंदर जाते हैं, सेल के अंदर जाने के बाद उसको माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज और उस ऑक्सीजन की हेल्प से क्या बना देता है, एनर्जी बना देता है। क्या बना देता है भाई, एनर्जी बना देता है। यानी कि अगर मैं रेस्पिरेशन की केमिकल रिएक्शन लिखूं आपके सामने तो हमारे पास आता है C6H12O6 जिसको बोला जाता है ग्लूकोज। क्या बोला जाता है बेटे, ग्लूकोज। ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर से मिलती है, ये कहां से मिलती है, ब्लड से मिलता है। ये सब कुछ ये कहां से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। इसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला के क्या बना दिया जाता है, CO2 बना दिया जाता है, वाटर बना दिया जाता है, प्लस एनर्जी बना दिया जाता है। ये एनर्जी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। समझ में? अच्छा, कुछ किताब वालों ने इस एनर्जी की फॉर्म को लिखा हुआ है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ATP। क्या होती है बेटे, ATP। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। स्पेलिंग ध्यान से लिख लीजिएगा, जूम करके। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एनर्जी की फॉर्म है ये जो बनती है। यहाँ पे हमारे पास, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ग्लूकोज हमें ब्लड से मिलता है, ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन इन दोनों को कहाँ मिलाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया तक भेज दिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, ATP की फॉर्म में। किस फॉर्म में बनती है भाई, ATP की फॉर्म में। उसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रेमिंग, मतलब एनालिटिकल अप्रोच भी है। अगर आपके पास डाटा अच्छा है याद रखने का कि हाँ भाई कनेक्शन जोड़ना जरूरी है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, समझ रहे मेरी बात या नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आपने। 2-3 जगह पे इसको ध्यान यूटिलाइज किया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया is semi autonomous। स्पेलिंग ध्यान से, सेमी SEMI AUTO NOMOUS, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म, because it has their own DNA replication independent to the nucleus, independent to the nucleus। दोबारा सुनिए ध्यान से। असल में DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, दिस इज द बिग वर्ड। DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, बहुत ही बड़ा वर्ड। DNA रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि वैसे तो DNA क्या होता है, DNA का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? ये एक हेरिडिटी मटेरियल है हमारी सेल के अंदर। क्या है बेटे? हेरिडिटी मटेरियल। अब आपको सर ये क्या बला है? ये वो बला है कि मतलब केमिकल फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन सेल के अंदर स्टोर की जाती है। केमिकल फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन सेल के अंदर स्टोर की जाती है। जैसे हम बोल देते हैं कि मेरे कुछ कैरेक्टर मेरे पापा से मिलते हैं, कुछ मेरी मम्मा से मिलते हैं, सभी के साथ ऐसा होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वो कैरेक्टर मुझ तक कैसे पहुंचा या किस फॉर्म में पहुंचा, तो वो मेरे मम्मी पापा के अंदर एक केमिकल फॉर्म में स्टोर था और उसी केमिकल फॉर्म में वो मुझ तक पहुंच गया है। और उस केमिकल फॉर्म का नाम क्या है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ रहे मेरी बात? ये नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी पूरी सेल का थोड़ा बहुत डीएनए होता है। यानी कि आप ये मान लीजिए 1% ऑफ टोटल डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास पूरी सेल का 1% डीएनए होता है। समझ रहे हो? कुछ ऑर्गेनिज्म में ये 1% डीएनए एक्टिव भी होता है, मतलब कुछ कैरेक्टर स्टोर करता है। बेसिकली तकरीबन सभी में वैसे कोई कैरेक्टर स्टोर नहीं करता, पर हाँ अपना खुद का डीएनए रेप्लिकेशन करता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि मान लो 1 ग्राम डीएनए अब नई सेल बनने लगी है, तो 1 ग्राम का अगली सेल में कितना हो जाएगा? आधा ग्राम हो जाएगा। दूसरी सेल में भी कितना हो जाएगा? आधा ग्राम हो जाएगा। ऐसे तो जब सेल डिवाइड होती चली जाएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पूरे का पूरा डीएनए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात? पर डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि अगर किसी सेल के पास 1 ग्राम डीएनए है, 1 ग्राम डीएनए, अब सेल क्या करना चाहती है? सेल डिवीजन करना चाहती है, मतलब डिवाइड होना चाहती है। जब ये सेल डिवाइड होगी तो इस 1 ग्राम का ऑटोमेटिकली डीएनए रेप्लिकेशन होगा और ये क्या बन जाएगा? 2 ग्राम बन जाएगा। अब जो डॉटर सेल बनी है उन सबके पास कितना होगा? 1 ग्राम, एक ग्राम के डीएनए होगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? बस ये समझ लीजिए आप। वह तो बहुत बड़ी प्रोसेस है, पर जैसा कि अभी आप नई जिंदगी आपकी स्टार्ट हुई है, समझ रहे हो मेरी बात, तो ज्यादा लोड नहीं डालना है ब्रेन के ऊपर। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो नई सेल बनती है, अगर पुरानी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास 1% डीएनए है, तो जो नई सेल बनेगी उसके पास भी टोटल डीएनए का 1% होगा। अब वो पहले भी 1 था, अब भी 1 है, जबकि सेल भी 2 बन गई। असल में उसने क्या कर लिया? अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया, डबल कर लिया अपने आप को, और उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? डीएनए। और ये इंडिपेंडेंट होती है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के इसमें कोई हाथ नहीं होता है न्यूक्लियस का, इंडिपेंडेंट होती है न्यूक्लियस की। लिखा है क्या? मैंने लिखा है। समझ रहे मेरी बात? नहीं? नोट कर लीजिए इसको। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को दोबारा सुन लीजिए। स्पष्ट हिंदी में बोल रहा हूं। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए का डबल हो जाना, और ये न्यूक्लियस के इंडिपेंडेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है, थोड़ा, बहुत ज्यादा थोड़ा। समझ रहे मेरी बात? है और डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से ही इसको क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोला जाता है। पॉइंट नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय बाइनरी fission before cell division। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बाइनरी फिजन से क्या करते हैं? अपने आप को डिवाइड करते हैं। भाई बाइनरी फिजन क्या बला है? देखो फिजन का मतलब होता है बेटे टूटना, और बाइनरी का मतलब होता है
2 पार्ट्स में। समझ रहे मेरी बात या नहीं? मान लो फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बता देता हूँ मैं आपको, ये भी समझ में आ जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक शू शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा शेप? शू शेप समझ लीजिए आप। और कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है क्रिस्टे। क्या बोला जाता है? क्रिस्टे बोला जाता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और जो क्रिस्टे बने होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन पे बने होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टे बने होते हैं, यानी कि फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? क्रिस्टे बोला जाता है। ध्यान रखना, पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाता है एनटीएससी में कि इनर फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो नीचे लिखा होगा उसमें ऑप्शन क्रिस्टे। तो आप ध्यान रखना, इसको क्रिस्टे बोला जाता है। कॉम्ब लाइक बन जाता है ये स्ट्रक्चर अंदर। सेल के पास मैसेज आ गया कि अब उसने अपने आप को क्या करना है? डिवाइड करना है। एक सेल थी ये, सेल ये जी सेल, इसके पास मान लेते हैं 20 माइटोकॉन्ड्रिया थे। कितने थे? 20 माइटोकॉन्ड्रिया थे इसके पास, 20 माइटोकॉन्ड्रिया थे। अब 20 माइटोकॉन्ड्रिया थे, सेल डिवाइड हो गई। कैसे हुई वो भी बताऊंगा। सेल डिवाइड हो गई, तो जब सेल डिवाइड होगी तो क्या ऐसा सोच सकते हो आप कि इसके पास 10 माइटोकॉन्ड्रिया हैं और 10 इसके पास चले गए? ये गलत अप्रोच है। असल में अगर इसके पास 20 माइटोकॉन्ड्रिया है तो सेल डिवीजन से पहले ही वो बाइनरी फिजन से अपने आप को क्या करेंगे? डबल कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई? वो डबल कर लेंगे। बाइनरी फिजन की हेल्प से अपने आप को क्या कर लेंगे? डबल कर लेंगे। यानी कि सेल डिवीजन के दौरान ही कितने हो चुके हैं अंदर? 40 हो चुके हैं। तो जब नई सेल बनेगी तो यहाँ पे भी कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे? 20। और यहाँ पे भी कितने होंगे? 20। समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको समझें। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है और लिपिड का बना होता है, आरएनए होता है और डीएनए होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल टू सेल बदलते रहते हैं। जो सेल ज्यादा एक्टिव होती है उसके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो सेल कम एक्टिव होती है उसके पास कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो एनिमल सेल होती है उसके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और जो प्लांट सेल होती है उसके पास कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ये आपको बेहतरीन तरीके से पता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनली जो अपना डीएनए रेप्लिकेशन खुद करती है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली होता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि डिवाइड करता है अपने आप को किसकी हेल्प से? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब दो भाग में टूट जाना, दो पार्ट में टूट जाता है अपने आप को। तो बाइनरी फिजन की हेल्प से क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करता है। स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा बना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी है सभी के पास घर पे, उसमें से बिल्कुल आराम से बैठ के चिल करके स्ट्रक्चर बनाए। ये भी इससे भी काम चल सकता है।
इसमें जो अंदर वाली सरफेस है उसको वो उसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं, मतलब मुड़ी हुई होती है। वो मुड़ी हुई जो सरफेस है, उस जो मोड़ होते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं उनको? क्रिस्टे बोलते हैं। बाहर वाली सरफेस में कोई फोल्डिंग नहीं होती है। इसके बाद बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि अगर एक पुरानी सेल के पास 20 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जो नई सेल है उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 10-10 माइटोकॉन्ड्रिया बट जाएंगे। असल में जो नई सेल है उनके पास भी 20-20 माइटोकॉन्ड्रिया ही होंगे। क्या आप इस बात को एब्जॉर्ब कर पाओगे? अगर ये चीज आप एब्जॉर्ब कर पाओगे तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही बहुत है। अच्छा, एट द एंड मैं कहना चाहूंगा कि अपने जितने भी दोस्त हैं उन सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो